ईविल लेडी, अस्कल, माहिशा, पहली किस्त। कराची में उस वक्त शाम उतरी हुई थी। सड़क पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अंदर बैठे दो इंसानों के चेहरे पे सफाकियत और शैतानियत से भरपूर तासुरात थे। एक घर के सामने गाड़ी रुकी थी। ईविल ने घर को देखा, उसकी आंखों से आग निकलने लगी थी। मॉन्स्टर, तुम यहाँ ही रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। जल्दी आना इविल, फिर मैंने कहीं किसी से मिलने भी जाना है। एक साइड मुस्कुराहट से वो मॉन्स्टर बेहद वजीह लग रहा था। हाँ हाँ, पता है तुमने कहाँ जाना है, फिक्र मत करो, बस 5 मिनट का काम है। वो ब्लैक सूट पहने, फुल मास्क लगाए, जिससे बस उसकी ब्राउन आंखें नजर आ रही थीं। ईविल एक कमरे में जा पहुंची थी, जहाँ एक लड़की मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी बहुत खुश थी। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगी। "क- कौन है?" वो लड़की डर के मारे बोली थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ये आवाज सुन के वो लड़की थर थर कांपने लगी थी। ईविल, ईविल ने अपना चाकू निकालकर उस लड़की के होंठों पर रखा था। वो लड़की मेहंदी की ड्रेस में सामने खड़ी सफाक लड़की के सामने कांप रही थी। तुम्हें मेरे इश्क से, ईविल के इश्क से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की को सामने खड़ी मौत नजर आ रही थी। वो उसकी बातें सुनी कब रही थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि तुम गुनाहगार नहीं हो ना, लेकिन तुम बेगुनाह भी नहीं हो। मैंने क्या किया है? वो लड़की हिम्मत करती बोली थी। मैंने तो खाया। उस लड़की का इतना कहना था कि एविल ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था। उसका सर जोर से सामने दीवार के साथ लगा था। वो वहां ही गिर गई। सर से खून निकलने लगा था। एविल ने अपना चमकदार चाकू निकाला था। इतनी चमक थी उस चाकू, और चाकू के ऊपर लिखा बड़ा सा एविल, कि किसी को भी खौफ में मुब्तला कर देता था। वो लड़की एविल को अपनी तरफ बढ़ते देखकर खौफ से आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। वो आराम से उसके पास बैठ के उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की के सर से खून निकल रहा था। तुमने मेरे इश्क को अपने हाथों की लकीरों में लिखना चाहा था ना, तो ऐसा करते हैं, जिन हाथों की लकीरों में मेरा इश्क है, उन लकीरों को ही मिटा देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों की लकीरों में अपना चाकू चलाने लगी थी। उस लड़की की सबसे चीखें दब गई थी। "श्श्श, कुछ देर बाद तुम पुरसुकून हो जाओगी।" उसके हाथ खून से भर चुके थे। वो एक एक करके उसके हाथ पर चाकू चलाते उसका हाथ जख्मी कर चुकी थी, और वो लड़की दर्द ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो चुकी थी। ये तो बेहोश हो गई। एविल ने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली थी, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक था। एविल उससे बस सभी इस्तेमाल करते थे जब किसी इंसान को जिंदगी और मौत के बीच लटकाना हो, वरना वो सीधा अपना तेजधार चाकू उस इंसान के दिल पे वार करती थी, और वो इंसान दूसरा लफ्ज़ बोलने से कासिर हो जाता था। एविल ने पहले उसे थप्पड़ मारकर उसे होश में लाना चाहा, और वो लड़की होश में आई थी। वो लड़की उस डिवाइस को देखकर खौफजदा नसों से एविल को देखने लगी थी। एविल ने बगैर उसकी नसों को देखे वो डिवाइस उस लड़की की गर्दन पर लगा दी थी। वो लड़की तड़पी थी। 10 सेकंड बाद उस लड़की का वजूद साकिन हुआ था, और एविल मुस्कुराती उसको छोड़कर उठी थी। शुक्र करो, मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुमने मेरे इश्क पे नजर रखकर बुरा किया था। अब तुम जाओ, सीधा कोमे में या ऊपर। वो सीटी मारती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। पीछे उससे लड़की का जिंदा लाश वजूद पड़ा था। बड़ी देर कर दी, तुम्हें पता भी है मुझे जाना है अपने भालों को देखने। मॉन्स्टर ने मस्नूई गुस्से से एविल से बोला था। एविल उसकी बात इग्नोर करते गाड़ी में बैठी थी। मॉन्स्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। एविल, तुमने उसकी खातिर अब तक 2 बेगुनाह लड़कियों को जिंदा लाश बनाया है। तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती? मैं जाऊंगी उसके पास मॉन्स्टर, बहुत जल्द, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं है ना, तो इस दुनिया में वो किसी का नहीं होगा। ये ईविल का वादा है। कब जाओगी लेकिन? ईविल खामोशी के साथ सीट के साथ सर टिका गई थी। मॉन्स्टर समझ चुका था कि वो मजीद बात नहीं करेगी। वो भी खामोशी से ड्राइव करने लगा। मॉन्स्टर दोबारा से उस घर में मौजूद था, जिस घर से 7 साल पहले उसे बेइज्जत करके जिल्लत के साथ निकाला गया था। लेकिन वो अपने दिल के हाथों, अपने भालू की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर पिछले 5 सालों से रोज उसे देखने को आता था, जिसका शायद माला को भी पता नहीं था। वो उसके कमरे में गया, जहाँ माला गहरी नींद में मजे से सो रही थी। चांद की रोशनी में उसका धुंधिया चेहरा देखने लगा था। सुनहरी बाल जो कि मॉन्स्टर को बेहद पसंद थे, उसके सुनहरी बालों का दीवाना था। मेरा भालू,
उसको देखते देखते एक शैतानी मुस्कुराहट मॉन्स्टर के चेहरे पर आई थी। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जावी एक स्पेशल गिफ्ट भेजेगा। वो अपने आप से कहता हुआ मज़ीद उससे करीब हुआ। उसके चेहरे के एक-एक नक्श आँखों के सिए उतारने लगा दिल में। तभी उसकी नज़र माला की थोड़ी की खम पर गई थी। मॉन्स्टर अपने हाथों से ग्लव्स उतारकर उसकी थोड़ी में पड़ता खम छूने लगा था। अपनी माला को महसूस करने लगा था। अपनी थोड़ी पर किसी का लम्स महसूस करके माला की आँख खुली थी और पहली दफ़ा अपने ऊपर एक अनजान शख्स को देखकर इतने करीब माला का साँस रुक गया था। एक दिलखराश चीख उसके लबों से निकलती उससे पहले ही मॉन्स्टर ने अपना मजबूत हाथ उसके होंठों पर रखा था। माय क्वीन। वो अपना चेहरा माला के करीब लाकर उससे कान में सरगोशी से बोला। माला तो खौफ के मारे दूसरा सांस लेने से कांसी थी। उसका दिल चाहा अपनी माला को महसूस कर ले। उसके गुलाबी होंठ मॉन्स्टर जैसे पत्थर दिल में बेताबी का काम कर रहे थे। वो उसकी थी। वो चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन इससे पहले निकाह जैसे बंधन का होना लाजमी था। मॉन्स्टर ने माला की मखसूस नस दबाई थी और वो बेहोश हो गई थी। मॉन्स्टर जैसे ही आया था वैसे ही वापस चला गया। मासी, आन, आन उठिए ना, मुझे कॉलेज जाना है। वो कब से कयान को उठा रही थी, लेकिन वो था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। आन, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। एन भी गुस्से से बोली। उसका आज पहला दिन था कॉलेज में और वो था कि उठ ही नहीं रहा था। कयान अपनी एन की नाराजगी का सुनकर जल्दी से उठा था। अरे मेरा बच्चा, ऐसे तो ना बोलो ना। तो आप भी तो उठ नहीं रहे ना। इतने में नाइला भी आ गई। कयान बेटा उठ जाओ, हुरैन कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही है। उससे कॉलेज से लेट हो रहा है। जी मामा, बस उठ रहा हूँ। वो एक मुस्कुराती नजर नाइला पर डालकर वॉशरूम चला गया। हुरैन बेटा जाओ, जाकर नाश्ता करो, अभी कयान आ जाएगा। जी खाला, जाती हूँ। ये है कास्मी खानदान, जहाँ पर सुलेमान कास्मी और उनकी बेगम नाइला, सलमान कास्मी और उनकी पूरी दुनिया, कायान कास्मी उनका बेटा है। ये इतनी बड़ी हवेली में रौनक और कायान की ज़िंदगी में रौनक तब आई थी जब 2 दिन की हुरैन उस हवेली में आई थी। नाइला की बहन जो उस बेटी को पैदा करके मर गई थी, तो ससुराल वालों ने हुरैन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। हुरैन के बाप ने भी पहुंच कहकर हुरैन को नाइला की झोली में फेंक दिया था और नाइला उस 2 दिन की बच्ची को लेकर आ गई थी। और 8 साल के अयान कास्मी की ज़िंदगी में तो जैसे रौनक आ गई थी। कयान उसकी हर जिद पूरी करता था, उससे बच्चों की तरह रखता था। वो उससे अपना छोटा सा बच्चा ही तो कहता था और वो उससे आन कहती थी। नाइला ने कितनी दफ़ा कहा था कि भाई कहा करो, लेकिन नहीं, हमारी हुरैन तो सदा की ढीठ और अपने आन की लाडली ने बात ही नहीं मानती। सलमान उन सबको छोड़कर ज़िंदगी से चले गए थे, जिससे नायला की पूरी दुनिया हुरैन और कयान थी। कयान अपने बच्चे की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और आज कयान 24 साल का, हुरैन 16 साल की हो गई थी। उसका पहला दिन था कॉलेज का और वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे पढ़ने का बेहद शौक था। कयान तो उसकी एक-एक चीज़ की परवाह करता था। कब सोती, कब खाती, क्या खाती है, कहाँ जाती है। नायला तो कभी-कभी चिढ़ जाती थी, कयान उससे इतना अटैच ना हो, उससे अगले घर भी जाना है। लेकिन हुरैन थी इस सदा की ढीठ। वो कहती थी कि वो अपने कयान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो तो छोटी थी, ऐसी बात कह देती थी। लेकिन नायला को कभी-कभी डर रहता था कि वो कैसे कयान से अलग रहेगी। कयान फ्रेश होकर आया तो एन उसका इंतज़ार कर रही थी। एन बच्चे, नाश्ता करो। वो आन, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी ना, वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरा प्यारा सा बच्चा। कयान ने उसके माथे पे बोसा दिया था। नाश्ता करके कयान अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि उसका आखिरी साल चल रहा था, एन को कॉलेज छोड़कर चला गया, क्योंकि वहाँ उसकी मोहब्बत किरण उसका इंतज़ार कर रही थी। कराची की मशहूर बार में गहमा गहमी थी। वहाँ एविल एक ब्लैक मैक्सी पहने, कानों में चमकते आवेज से लंबे ब्राउन बाल। वो किसी को भी अपनी तरफ मतवजा कर सकती थी। उसे महसूस हो रहा था हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वो तो अपना शिकार करने आई थी। दूर बैठे शख्स को देखकर एविल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कान में लगे एयरपीस से उसने अगले बंदे को कुछ कहा था। फिर चलते चलते उस शख्स के पास चली गई जो मकरू मुस्कुराहट से एविल को बहुत ज़्यादा नज़रों से देख रहा था। एविल की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई थी। एविल ने अपना मोमी हाथ उस गलीस हाथ पर रखा तो उस शख्स की बाहें खुल गई थीं। मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे राजा? वो नशे में मदहोश उसका हाथ पकड़कर चूम गया था, जिससे एविल को बेहद गुस्सा आया था, लेकिन वो उसका काम तमाम करने वाली थी। वो उससे उठाकर कमरे में ले गई और जाते ही उससे बेड पर बिठाया
वो ग्लास से मशरूब डालने लगी। वो अपने शिकार को मारने से पहले शबाब में डुबोना अच्छे से जानती थी। बाहर दरवाजे पे कोई उसे एक चीज़ पकड़ा कर जा चुका था। शराब का गिलास पकड़ाते वो शख्स बार बार एविल को टच कर रहा था और साथ में गंदा मशरूब गले में उंडेल रहा था। एविल कदम ब कदम उस शख्स की तरफ बढ़ती जा रही थी और अपने बैग से चाकू निकालकर अगले बंदे को समझने का मौका दिए बगैर उसके दिल में उतार गई थी। वो आशिक थी, लाल रंग की, और लाल रंग भी खून का। उसके दिल में कई वार करते एविल के कानों में मासूम बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी और उस शख्स के सीने का बुरा हाल करते हुए भी थकी नहीं थी। इतने में मॉन्स्टर आया और उससे उठाया था। एविल, पागल हो गई हो क्या? जल्दी चलो यहाँ से। उसके हाथ में लगा खून देखकर जल्दी से वॉशरूम लेकर गया और चाकू उसके हाथ से लेकर हाथ धोकर वो वहां से निकले थे। जाते जाते वो उसे ठोकर मारना नहीं भूली थी। तुम इतनी जालिम क्यों हो एविल? शट अप मॉन्स्टर, बकवास बंद रखो अपनी। एविल, ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें एविल बनाया है। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ मॉन्स्टर। उसे देखकर वो कहने लगी। अच्छा, जिसे तुम्हें सिखाया उसी को मारना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती ना। वो मुस्कुराते हुए बोला, मॉन्स्टर मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो चिढ़ती हुई बोली थी। रिलैक्स एविल, घर चलते हैं। अमान और लारेब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जानती हूँ वो हमारे बगैर खाना नहीं खाते, और आज रात तो तुमने अपनी भालू को गिफ्ट भी भेजना है ना। हाँ, मुझे याद है। वो दोनों घर पहुंच चुके थे। आपी, आपी, लारे विविल को देखते ही भागती उससे गले लगी थी। मेरा बच्चा कैसा है? आपी, आप कहाँ गई थी? वो मार देगा, मार देगा। वो कंधा टच करता है आपी। आपी वो मुझे मार देगा। वो अभी तो नॉर्मल थी, फिर से पागलपन का दौरा पड़ रहा था। वो मार देगा, गंदा है, गंदा टच कर रहा था। वो चीखने लगी थी। ईमान ने जल्दी से लब मेज कर एविल और मॉन्स्टर को देखा था और कमरे में जाकर रिलैक्स करने वाला इंजेक्शन से लारेब को लगाया था, जिससे वो पुरसुकून होती। अमान के बाजू में झूल गई थी। अमान उसे कमरे में लिटाता वापस हॉल में आया था। अमान, तुम परेशान मत हो, हमारी लारेब ठीक हो जाएगी। हाँ मॉन्स्टर, एक नया डॉक्टर आया है। सुना है वो अपने पेशेंट के साथ बेहद नरमी और अच्छे से पेश आता है। बहुत काबिल डॉक्टर है। मैं जल्द ही लारेब के बारे में उससे बात करके आता हूँ। एविल और मॉन्स्टर ने उसकी बात पर सर हिलाया था। एविल, तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम हो गया है। अब बस 2 दिन बाद तुम्हें पता है ना। अमान, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। एविल उसका शाना थपथपाते उठकर कमरे में चली गई। मासी, हाला, आन नहीं आई क्या? एन मुंह बसोरते आन का इंतजार करने लगी थी। बेटा, आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी ना, इसलिए वो लेट आएगा। उफ खाला, आन को पता है ना, मेरा दिल उनके बगैर नहीं लगता। जब मैं कॉलेज से आऊँ मुझे वो चाहिए। जिद्दी अंदाज से बोलती नायला को हैरान कर चुकी थी। एन मेरा बेटा, मेरे साथ कॉलेज से घर आकर घर के काम किया करो ना। अगले घर भी तो जाना है। तुम्हें वहां जाकर हमारी बेइज्जती करवाओगी। क्या मामा, मेरी एन अभी बहुत छोटी है, इससे घर के काम मत करवाया करे। कयान में नायला की बात सुनता अपनी एन के हक में बोला था। एन तो अपने आन की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके गले लगी थी। मेरा बच्चा। कयान ने उसके माथे पर भरोसा दिया था। वो हमेशा ऐसा ही तो करता था। जब भी उसे एन पर प्यार आता था उसके माथे पर भरोसा जाता और एन के दिल को बहुत सुकून पहुंचता था। उसे अपने आन की आदत बहुत पसंद थी। देखिए हाला, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। आन देखिए ना, हाला मुझे इस घर से निकालना चाहती है। वो सुसु करती बोली थी, जबकि नाइला तो अपने ऊपर लगे इल्जाम पर शौक थी। मैंने कब कहा ऐसा? हाँ तो हाला, आपके कहने का मतलब यही था ना। वो दोबारा से आन को देखते हुए बोली थी, जबकि वो फ्रेश होकर खाना खाने लगे थे। कयान बेटा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, आगे क्या करने का इरादा है? मामा, मुझे तो पुलिस में जाना है। आपको पता है ना, मुझे बचपन से शौक है। याहू, मेरी आन पुलिस में जाएंगे। फिर देखना, मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगी कि मेरी आन पुलिस में है। वो खुश होते हुए बोली, वैसे ना आन, मुझे बहुत डर लगता है पिस्टल से। वो मासूमियत से बोली थी। तुम्हें किसी ने कहा कि तुम पिस्टल चलाओ? मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। वो खुशदिली से बोला था, जबकि एन ने पहली दफ़ा उसकी मुस्कुराहट को घूर कर देखा था। फिर अपने ही ख्यालात पर तौबा तौबा की थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो सारा ख्याल झटक कर खाना खाने लगी।
रात हो चुकी थी, घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थीं। उस वक्त एक घर में एक लड़की जिसकी वहशत से लोग कांपते थे, वो आज अपनी छोटी बहन लारेब की फरमाइश पर उसके लिए उसकी पसंदीदा मैक्रोनी बना रही थी। और हॉल में बैठे अमान और मॉन्स्टर 2 दिन बाद के कत्ल करने का प्लान बना रहे थे। मुझे यकीन है परसों की रात उसकी आखिरी रात होगी। मॉन्स्टर ने अमान की तरफ देखा तो अमान ने हाँ में सर हिला दिया। लारे भागते हुए अमान के पास आकर बैठी थी। वो 20 साल की लड़की हाथों में अपनी पसंद की गुड़िया लिए बच्चों की तरह बोल रही थी। एक हादसे में उस खूबसूरत लड़की को पागल बना दिया था और अमान अपनी बहन से जुनून की हद तक प्यार करता था। उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। एक दफ़ा बोलने पर ही वो उसके सामने वो चीज़ ला कर रख देता था जो लारेब को पसंद होती थी। एविल भी मैक्रोनी बनाकर आई जिसकी वजह से लारेब खुश हुई थी। परसों काम होने के बाद अमान ने ना लारेब को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, सिक्स पैक्स, भूरे बाल जो कि बेतरतीब ग्रीन आंखें। आज से 7 साल पहले का सोचकर उसकी आंखें लाल हुई थीं। वो उसे और पुरस्कार बना रही थी। आज उसे फिर अपनी बालू की बर्थडे पर जाना था ना। मॉन्स्टर ने उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया था। वो उस गिफ्ट को देखते ही पुरस्कार से मुस्कुराया था। वो उठकर वॉशरूम गया, तैयार होकर बाहर आया, फिर एक कमरे में गया जहाँ हर तरफ उसके बालों की तस्वीरें थीं। कहीं वो हंस रही थी, कहीं वो किसी से बात कर रही थी। पिछले 7 सालों से वो हर एक उसकी मूवमेंट की तस्वीर ले रहा था। कमरा पूरा उसकी तस्वीरों से भरा पड़ा था। उससे अपनी पूरी सरार से आंखें बंद की थी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट अपनी ग्रीन आंखें खोली थी। सामने ही अपने भालू की तस्वीर देखकर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। उस कमरे में जगह-जगह माला की तस्वीरें थीं। बहुत जल्द मेरे पास होगी मेरी भालू, बहुत जल्द। तुम्हें सिर्फ मेरा होना होगा, सिर्फ मेरा, सिर्फ इस मॉन्स्टर का। वो गिफ्ट उठाता माला के घर की तरफ निकल गया था। वो दोबारा से माला के कमरे में मौजूद था, जो कि सोई हुई थी। वो कितनी ही देर उसके पास बैठा उसे देखता रहा था, फिर वो गिफ्ट उसके पास रखता, उसके कान में सरगोशी करने लगा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। और वो ये कहकर चला गया। सुबह माला उठी तो अपने पास गिफ्ट पड़ा देखकर माला को पहले हैरत हुई थी, फिर खौफ से वो गिफ्ट को देखने लगी थी। पिछले 5 सालों से उसे अपनी हर बर्थडे पर गिफ्ट मिलता था और हर दफ़ा उसके खौफ में इजाफा होता था। कशमाला एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपनी मॉन्स्टर की माला, कमर तक लंबे बाल, पतली सी नाक, नाजुक सा सरापा, मोटी मोटी आंखें, थोड़ी भी हल्का सा सहम उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। और मॉन्स्टर को तो उसकी आंखों में खौफ देखकर और भी प्यारी लगती थी। उसे डरते डरते बड़ा सा गिफ्ट उठाया था और खोलना शुरू किया था। जैसे ही उससे गिफ्ट खोला था, एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली थी। सामने ही गिफ्ट से एक टेडी बियर जिसकी गर्दन आधी कटी लटकी थी और एक चाकू उसकी गर्दन पर लगा हुआ था, सारा सफ़ेद भालू और उस पर सुर्ख रंग लगा था। वो खौफ से थर-थर काँपने लगी थी। एकदम से उसकी नज़र अपने सामने शीशे पर गई थी, जहाँ लिखा था, हैप्पी बर्थडे भालू। ये देखकर उसकी आँखें खौफ से फटी की पड़ी रह गई थीं। वो 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 वापस आ गया। वो वापस आ गया। अब वो मार देगा मुझे। वो रोते हुए बाहर भागी थी। पापा, पापा। नवाज साहब, आपको एक ज़रूरी खबर देनी थी। कल रात जो असला गैंग को भेजना था वो पकड़ा गया है। फजल के बोलने पर नवाज से गुस्से से उसकी तरफ देखा। कितनी दफ़ा कहा है घर में ऐसी बात मत किया करो। अभी वो कुछ और बोलते कि वहां माला रोते हुए आई थी। पापा। वो काफी डरी हुई थी। क्या हुआ मेरी जान? वो उससे डरते देखकर परेशान हुए थे। पापा, वो वो कमरे में, वो वापस आ गया है। वो हम सबको मार देगा। वो वापस आ गया है। वो हिचकियां लेते हुए बोलती, नमाज को और परेशान कर गई थी। कौन वापस आ गया है बेटा? पापा, जावियार वापस आ गया है। क्या? जावियार? लेकिन वो वापस कैसे आ सकता है? माला डर से इधर उधर देख रही थी, जैसे अभी उसके सामने जब जावियार आया तो वो मर जाएगी। इधर आओ, रिलैक्स हो जाओ माला। वो 7 साल पहले यहाँ से चला गया है, वो वापस कभी भी नहीं आया। अब कैसे आ सकता है? नवाज को असली का पता करने गैंग के पास भी जाना था। वो अपनी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें पैसे से ज़्यादा इश्क था। माला बेटा, आप नाश्ता करो, फिर कमरे में जाकर आराम करो। हाँ, भी आते हैं। वो फजल को इशारा करते माला को फिर से तनहा करके चले गए थे। आप फिर चले गए ना? वो जावियार?
वो भागकर कमरे में बंद हुई थी और भालू उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया था। वो डर से दुबकी बैठी कमरे में खौफ के मारे इधर उधर देख रही थी और दूर बैठा साव्यार सिकंदर उफ मॉन्स्टर अपनी भालू की हालत देखकर मुस्कुराया था। अभी से डर रही हो मेरे भालू? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। जब तुम मेरे पास आओगी। वो अपनी सर आंखें स्क्रीन पर जमाते हुए बोला था। मासी, कयान यूनिवर्सिटी से वापस आया तो बहुत खुश था क्योंकि आज वो अपनी माँ से किरण के बारे में बात करने वाला था। आन, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? वो कयान को खुश देखते हुए बोली थी। हाँ ना मेरी गुड़िया, बात ही खुशी की है। क्या बात है? वो भी कुछ कहता कि नाइला आ गई थी। मामा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। फिर वो दोनों खाना खाने बैठे थे और एन अपने पूरे दिन की दास्तान कयान को सुना रही थी और कयान भी अपने लाडले बच्चे की पूरी दास्तान सुन रहा था। किरण की बात तो एन की बातों से बहुत दूर चली गई थी और कयान तो अपने बच्चे एन को बेहद प्यार करता था, लेकिन वो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझता था। लेकिन आगे जाकर उसके किया हुए प्यार सब उसके मुंह पे एन मारने वाली थी। हाल एक खतरनाक शाम थी। ज़ेबा आज घर से निकली थी। वो अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में चली गई थी। वहाँ शराब नोशी, बार डांस वगैरह सब इंतज़ाम था। ज़ेबा नशे में धुत थी कि उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी। ब्लू आंखें, सफ़ेद रंगत। वो कोई और नहीं, हमारी एविल थी। ज़ेबा लड़खड़ाती हुई सीधी हुई थी। एविल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो उससे लेकर एक कमरे में चली गई। ज़ेबा ने वैसे ही लड़कियों के साथ गलत हरकतें करती थी। ज़ेबा को ये लत बहुत बुरे तरीके से लग चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर ज़ेबा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बहुत कुछ सोचे समझे बगैर एविल के साथ कमरे में चली गई थी। कमरे में जाते ही एविल ने ज़ेबा को बेड पर बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ेबा ने मुस्कुराकर एविल को देखा था। एविल ने अपने पर्स को खोला और उसमें से अपना मखसूस हथियार, अपना चाकू निकाला था। चाकू को देखते ही ज़ेबा पर जो नशा तारी था उड़न छू हुआ था। वो खौफ से एविल को देखने लगी थी। एविल उसके पास जाते ही अपनी एक टांग बेड पर रखते उस पर झुकी थी। मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? लेकिन ज़ेबा की जुबान तो तालू से चिपक गई थी। एविल हूँ मैं, एविल हूँ मैं। ज़ेबा तो एविल का नाम सुनते ही उसको धक्का देने लगी थी कि एविल का कहका कमरे में गूंजा था। "उम, उम, 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 ज- मुझे क्यों मारना चाहती हो?" ज़ेबा ने कामते लहजे में बोला था। तुम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपनी इन्हीं अड्डों पर लाती हो, उनके साथ गैर इखलाकी हरकतें करवाती हो, फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हो। एविल की सर्द आवाज़ कमरे में गूंज रही थी जो कि ज़ेबा के लिए मौत का परवाना थी। नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आगे खड़ी एविल से माफ़ी मांगना बेवकूफ़ी थी। एविल ने अपना चाकू ज़ेबा की आंखों के करीब किया था, जिसकी चमक ज़ेबा की आंखों में पड़ रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि ये चमक भी उसके खून से लाल हो जाएगी। एविल ने एक नज़र चाकू को देखा, फिर ज़ेबा को और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। ज़ेबा को मौत अपने बेहद करीब नजर आ रही थी। एविल ने चाकू सीधा उसकी शायराक पे फेर दिया था और ज़ेबा वहाँ ही तड़पने लगी थी। एविल ने अपना चाकू उसके कपड़ों से साफ किया और कमरे से चली गई। आज वो किंग के एक और बंदे को मार चुकी थी। उसे बस किंग तक पहुंचना था। मासी, रात को ना जाने कयान किन सोचों में था, शायद उदास था। उसकी मोहब्बत किरण उससे नाराज थी कि तुमने अब तक घर में बात क्यों नहीं की। वो आज रात बात करने का सोचकर कमरे में चला गया। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कयान ने अपनी माँ के सामने बैठकर कहा। मामा, मुझे ना एक लड़की पसंद है, यूनिवर्सिटी में। मैं चाहता हूँ आप उनके घर रिश्ता लेकर जाएं। कयान बेटा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? कौन है वो? कहाँ रहती हो? कब जाना है? मामा, कल ही चलते हैं ना, मैं उसे बताऊंगा। वो खुश होते हुए बोला था। हाँ बेटा, लेकिन इतनी जल्दी? मामा, जल्दी नहीं है, बस आपको तो तैयार होना है, हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन एन? ओहो मामा, एन को भी साथ ले जाएंगे। उसे बताता हूँ कि कल उसकी भाभी देखने जाना है। खुशी खुशी भाग गया था। सबसे पहले कयान ने किरण को खुशखबरी सुनाई थी। किरण भी खुश हो गई थी। कयान बहुत ही सीधा बच्चा था। एक तरह से उसे मासूम ही कह सकते हैं। वो दुनिया की उल्टी सीधी बातों को नहीं समझता था और किरण की बातें उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया था। वो किरण से बात करता बाद में एन के कमरे में गया था। एन मेरे बच्चे। जी आन। वो जो अपने मोबाइल में बिजी थी उसको देखते ही खुशी से सीधा होकर बैठ गई थी। एन, कल हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं हम?
खुश होते कायान के साथ जुड़कर बैठ गई। कयान ने अपना छोटा सा बच्चा समझकर उसके माथे पर पहुंचा दिया था। हाँ, कल हम तुम्हारी भाभी देखने जा रहे हैं। क्या? भाभी? एन को तो झटका लगा था। हाँ भाभी। क्यों? तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी शादी हो जाए। लेकिन एन कुछ ना बोली। आन, अगर आपकी शादी हो गई तो आप फिर उनसे ज्यादा प्यार करेंगे ना, और मुझसे कम? वो रोनी शक्ल बनाकर बोली थी। एहन मेरे बच्चे, यहाँ देखो, मैंने तुम्हें बच्चों की तरह पाला है। तुम तो मेरा छोटा सा बच्चा हो ना। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला था, लेकिन अपने आन को किसी और के साथ सोचकर एन के दिल को कुछ हो रहा था। ठीक है आन, मैं भी चलूंगी। हाँ, तुम भी चलोगी। चलो अब सो जाओ, सुबह तैयारियां भी करनी है। वो उसे सुलाता अपने कमरे में चला गया। हाल तीनों ही एक कमरे में बैठे थे, जहाँ एविल, मॉन्स्टर और अमान बैठा था। अमान, तुम्हें पता है तुमने किसको मारना है? हमारा टारगेट कौन है? और वो आज रात तुमको कोठे पर मिलेगा। हमें बहुत एहतियात के साथ रहकर काम करना होगा। एविल की सर्द आवाज कमरे में गूंजी थी। तुम फिक्र मत करो एविल, मैं अपना काम करके वापस आऊंगा और आते ही तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है अमान। एविल, हम किंग तक कैसे पहुंचेंगे? वो बात की बात है अमान, अभी हमें इस काम पर तवज्जो देनी है। अभी वो बातें करते कि लारे भागकर अमान के पास आई थी। भाई, भाई, वो मुझे ले जाएगा, बचाओ, बचाओ। वो चीखने लगी थी। चीखते चीखते उसे सांस मुश्किल से आने लगा था। लारेब को कभी कभी दौरे पड़ जाते थे और उसे दमे की बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका कभी कभी सांस उखड़ जाता था। अमान अपनी बहन की हालत देखते जल्दी से उसकी तरफ आगा। गुड़िया, गुड़िया, मेरी गुड़िया। भाई, वो अटक अटक कर बोल रही थी। एविल जल्दी से उसके मुंह में पंप लगाया, जिससे लारेब सांस लेने लगी थी, जिससे लारेब थोड़ी पुरसुकून हुई थी। भाई, आज मेरे साथ ही सो जाइए ना, वो डरते हुए भाई से बोली थी। दो पोनिया किए बच्चों वाला स्लीपिंग सूट पहने वो 20 साल की लड़की 10 साल की बच्ची लग रही थी। हाथ में अपनी पसंदीदा गुड़िया पकड़े अमान को फिर से दुखी कर गई थी। अमान, अभी तक लारेब उस आदमी को याद क्यों करती है? उस वक्त तुमने मार दिया था ना? मॉन्स्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, मैंने मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। मुझे अपने बाप से नफरत है। वो हंसी हंसी चीखा था, वो रो रहा था। आज फिर से 5 साल पहले अपनी माँ की, अपनी बहन की अजीब तकलीफ का सोच से फिर से टूट रहा था। अमान, सब्र करो, एक दिन लारेब ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर के पास गए थे तुम? नहीं, वो भी नहीं आया। 2 दिन बाद आएगा। वो उससे कहता अपने मिशन के लिए निकल गया था। जावी, लारेब ठीक हो जाएगी ना? एविल ने दुखी लहजे में बोला था। उससे भी वो गुड़िया अपनी छोटी बहनों की तरह लगती थी और उससे बेहद प्यार करती थी। हाँ, बस उसे बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है। एविल, हमारी छोटी सी गुड़िया ठीक हो जाएगी। एविल ने बेबसी से मॉन्स्टर की तरफ देखा था। माँ से, उफ, पता नहीं एन कहाँ रह गई है। कयान, उससे बोलो जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। एन बच्चे, जल्दी करो ना। आ गई, आ गई मैं। आन, वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, ब्लैक ही चूड़ीदार पजामा पहने, लाल रंग का दुपट्टा पहने, ब्राउन कमर तक लंबे बाल कर्ल किए हुए थी, नाजुक से होंठ, कलाइयों में चूड़ियाँ जो कि एन को बेहद पसंद थी। उसे अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनना बेहद पसंद था। ये बात कयान अच्छे से जानता था। जब भी कहीं जाता, अपनी एन के लिए बाजार से चूड़ियाँ जरूर लेकर आता था। एन चूड़ियाँ देखकर फौरन से पहले अपनी नाराजगी खत्म कर देती थी। बहुत प्यारी लग रही हो एन। कयान ने मुस्कुराकर कहा। आपकी एन है ही बहुत प्यारी, वो शर्माते हुए बोली। नायला ने एन का माथा चूमा। मेरी बच्ची को किसी की नजर न लग जाए। चलो भाई, लेट हो रहे हैं। वो भी फिर से किरण के घर के लिए निकल गए थे। किरण और उसकी वालदा ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था, जबकि एन किरण को देखकर खुश नहीं थी। उसका बार बार उसके आन के साथ बात करना बुरा लग रहा था। अभी वो समझने सिखा सी थी, लेकिन एन को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कायान उससे किरण के सामने इग्नोर कर रहा था। इस बात पर पक्का अपने आन से नाराज होने वाली थी वो। अरे, मेरी एन क्यों नाराज है अपने आन से? आन जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुंह फुलाते हुए अपने कमरे में चली गई। अरे मेरा बच्चा, बताओ तो। आपने उस किरण की वजह से मुझे इग्नोर किया था। आप वहां बैठ के मुझे देख भी नहीं रहे थे। वो मुंह फुलाकर कहती कायान को कोई मासूम सी बच्ची लगी थी। पहली बात, तुम उसे भाभी बोलोगी, और दूसरी बात, वो मेरी होने वाली बीवी है
अब उससे भी तो बात करूंगा ना। वो उसे प्यार से समझाता, एन को दिल के करीब लगाता हूँ, लेकिन वो अपने आन को किसी और के साथ क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उसे भाभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप मेरे भाई नहीं हैं, मेरे आन है ना, और ना ही वो मेरी भाभी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है, समझ आई मेरी नटखट सी बच्ची। हाँ हाँ, आपकी एन बहुत समझदार है। वो अपना कॉलर झाड़ते हुए बोली तो वो दोनों ही हंस पड़े। हाल, हेलो कौन? माला कमरे में बैठी थी कि उसके मोबाइल पे कॉल आई, जो उससे बेध्यानी में उठा ली। कल का मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा मेरे भालू को? मॉन्स्टर ने सर्द लहजे में पूछा, जिससे माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। स- सा सावी?